ओके, स्टार्ट करते हैं यूपीएससी 2019 का पेपर सॉल्विंग। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं 61 की तरफ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 61 क्या कहता है देखते हैं। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, कहता है सर्विस एरिया अप्रोच किसके अंडर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिसमें से हमें देखना है कि भैया ये क्या है, क्या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर चलता है, लीड बैंक स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसको हम लोग नरेगा वरेगा के नाम से जानते हैं ना, नरेगा, हाँ वो है, या नेशनल, हाँ वही, या नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है। तो देख, द सर्विस एरिया अप्रोच, एक मिनट, द सर्विस एरिया अप्रोच जो है ये एक्चुअली में एक लीड बैंक स्कीम है। ठीक है, लीड बैंक स्कीम है, वो उस वक्त के करंट अफेयर्स का टॉपिक था, उसमें पूछा गया था। आगे चलते हैं 62 पर कहता है विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल। अब देखिए यही माइनर मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, ये सारी की सारी गवर्नमेंट साइट पर लिस्टेड होती है, तो लोग इस पर ज्यादा इतना फोकस नहीं करते क्योंकि हर साल ये बदलते रहता है, तो करंट का टॉपिक रहता है। अगर कभी ऐसी कोई इंसिडेंट होता है जो मिनरल से रिलेटेड, जैसे इस साल कोल शॉर्टेज हुआ था, तो पॉसिबिलिटी है कि इस 2022 में जो क्वेश्चन बनाया जाए वो माइनर मिनरल्स या मेजर मिनरल से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो एक बार साइट पर जाकर के इसको चेक कर लेना। ठीक है, हाँ, तो कहता है विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहता है सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रीवेलिंग लॉ इन द कंट्री, यानी भारत में देश में जो पहले से नियम कानून चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सैंड जो है माइनर मिनरल है। हाँ है, ठीक है, सैंड क्या है, माइनर मिनरल है। उसके बाद कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस of minor minerals, but the power regarding the formation of rule related to the grant of minor minerals lies with the central government। समझ में आया क्या कर रहा है? कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो माइनर मिनरल से रिलेटेड लीज को ऑथोराइज कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो नियम कानून बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तो ऐसी चीज हो सकती है कि कानून कोई और बनाए और ऑथोराइजेशन कोई और दे, नहीं। तो ये स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। और जैसे स्टेटमेंट 2 गलत होता है दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है? उसके बाद बचते हैं ए और सी। ए और सी में देखते हैं, हमने एक पढ़ लिया है, एक सही है, और एक जब सही है तो ये किसमें है, कॉमन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं 63 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय द गवर्नमेंटल एंटिटीज। कहता कि भारत का जो मैक्सिमम एक्सटर्नल डेट है वो गवर्नमेंट की जो एंटिटीज है उसके द्वारा ओस की जाती है, यानी गवर्नमेंट अपनी चीजों को खरीदने में ज्यादा पैसा लेती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहता कि ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। तो ऐसा है नहीं, सारी की सारी जो एक्सटर्नल डेट है वो तो यूएस डॉलर में नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ अलग दूसरे देशों के साथ ट्रेड हुआ हो तो उनका रूबल हो, या जो कि जैसे रशिया का रूबल हो सकता है, या दूसरे यूरोपियन यूनियन का कुछ अलग हो सकता है, या यूएई वगैरह का दिनार या दिरहम वगैरह का भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो एक्सटर्नल डेट है वो यूएस डॉलर में ही डिनोट किए जाते हो। ये स्टेटमेंट गलत है। और पहला जो कहता है मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय द गवर्नमेंटल एंटिटीज, तो गवर्नमेंटल एंटिटीज के द्वारा नहीं, जो मैक्सिमम डेट जो लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, वो कमर्शियल डेट होता है। ठीक है, कमर्शियल डेट यानी कि कोई चीज कोई फैक्ट्री बनानी है या इंडस्ट्री बनानी है, उसके लिए जो गवर्नमेंट लोन लेती है उसका मैक्सिमम क्या रहता है, डेट रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है, और इसमें ऑप्शन होता है नाइदर वन नाइदर टू। 64 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो ये सारा का सारा किसका टॉपिक चल रहा है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सारा का सारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो कमर्शियल बैंक में क्या चीजें इसमें से इंक्लूड नहीं है? क्या एडवांस, एडवांस कमर्शियल बैंक में हम लोग नहीं रख सकते हैं, एडवांस ले सकते नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट। अच्छा, असेट ऑफ द, सही बात है कि बैंकों का अपना असेट क्या होता है, कौन सा? क्या एडवांस जो देते हैं या लोगों को जैसे क्रेडिट वगैरह देते हैं, क्या उनका एसेट माना जाता है कि नहीं माना जाता है? डिपॉजिट्स जो होते हैं, डिपॉजिट्स जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो कमर्शियल बैंक का जो कि असेट्स माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इन्वेस्टमेंट्स वो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस, ये असेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो इसमें जो होता है, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि हम इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसे कमर्शियल बैंक का असेट नहीं माना जाता है। ठीक है, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स समझ में, डिपॉजिट्स को हम लोग असेट नहीं माना जाता है। ठीक है, समझ में, ओके। क्योंकि ये क्या होता है, डिपॉजिट्स अगर बैंकों का असेट माना जाने लगेगा तो बैंक उसे देने से मना कर देंगे। ठीक है, यानी जब तुझे जरूरत होगी तो मना कर देगा, बोलेगा नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है। लेकिन वही अगर एफडी वगैरह होता है तो एफडी 1 साल के लिए कर दी तो 1 साल के अंदर भी तू तोड़ सकती है, बट बड़ा लंबा प्रोसेस चल जाता है। 1 साल के बाद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली तू चाहेगी तो फिर से करवा सकती है या टूट जाएगा आसानी से। और 1 साल बाद होता है तो इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा उतना ही मिलता है। ठीक है, तो उन सब पैसों को क्या कर सकते हैं हम लोग, जो कि असेट मान सकते हैं, लेकिन जो डिपॉजिट होता है उसमें असेट नहीं माना जाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। 65 की तरफ चलता है, कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कॉन्ट्रीब्यूटर, अरे कॉन्ट्रीब्यूटर्स, दो क्यों लिखते हैं हरामी? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which of the following factors are contributors to the reducing the risk of currency crisis। ठीक है, करेंसी क्राइसिस आने, जैसे कि इस समय देखेगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे ढह रही है, श्रीलंका की तो ढह ही गई। ठीक है, क्योंकि वहां पर करेंसी क्राइसिस, वहां पर उनके जो फॉरेन डेट थे, फॉरेन रिजर्व थे, वो खत्म हो गए। तो वही कह रहा है कि इन कंटेस्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटर्स टू द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस, कि भारत में भी करेंसी क्राइसिस ना आ जाए, उससे मतलब वो इसमें से कौन से फैक्टर है जो बचा सकते हैं? कहता है कि द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ द इंडियाज आईटी सेक्टर। तो जाहिर सी बात है, हम लोग सर्विस देते हैं तो फॉरेन करेंसी आती रहती है इससे, तो ये भी एक चीज है कि हाँ ये बचा सकती है। दूसरा कहता है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल नहीं। अगर गवर्नमेंट अपनी खर्चों को बढ़ा देगा, ठीक है, तो उससे हमारे देश से पैसा जाएगा। ठीक है, देश से पैसा जाएगा, क्योंकि तुझे जब खर्चा बढ़ाएगी तो चीजों को खरीदना होगा, और जब तू खरीदेगी तो तुझे पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करेगी तो पैसा जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और जैसे दूसरा गलत होता है, बचता है 1 और 3। 1 और 3 में से 1 कॉमन है, जो कि एक तो सही है। ठीक है, 1 सही है। तीसरा पढ़ लेते हैं, रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंडियन अब्रॉड। तो वहां से, भारत से जो विदेशों में लोग काम कर रहे हैं, वो भी अपने घर पे पैसा भेजते हैं, तो उनके द्वारा आया पैसा भी हमें करेंसी क्राइसिस से बचा सकता है। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, तो ऐसे चिंटू चिंटू भी क्वेश्चन दे देता है। 66 66 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन from outside the state and should be a detached figure without intense political links, or should not have taken part in the politics in the recent past। ये सारी की सारी बातें इसमें कही गई हैं, पूछ रहा है। कहता है कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कही गई है जो 1966 में हुआ, या जो है राज मन्नार कमेटी 1969 में। अब इन सब कमेटी के बारे में अगर पता रहेगा तो ही बता सकते हैं, नहीं तो इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कोई गेस नहीं हो सकता। इसका आंसर मैं बता सकता हूँ, सरकारिया कमीशन बना था 1983 में, उसमें ये बात कही गई थी, सरकारिया कमीशन में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। कहता है लेकिन एक भी बात फॉलो होता नहीं, देखती होगी तो गवर्नर मोस्टली उसी को बनाया जाता है, उसी पर्सन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका खास रहता है। ठीक है,
तो उसी को गवर्नर का पोस्ट डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो कमिटियां आती है जाती है, कमीशन बनते हैं, पर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। 67 कहता है which of the following is issued by registered foreign portfolio investor to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly। ठीक है, कह रहा है which of the following is issued by registered foreign portfolio investor to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves indirectly। वाह, कहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट। ठीक है, तो अगर किसी को पार्टिसिपेट करवाना है, जैसे कि किसी की शादी में जाना है, तो भाई कार्ड का आना जरूरी है कि नहीं है, कि बिना वैसे मुंह उठा चलेगी, जरूरी है। तो वैसे ही इसमें पार्टिसिपेटरी नोट, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट अगर रहेगा तो तू आराम से बिना किसी के परमिशन से जा सकती है। ठीक है, दिखा देगा, हाँ देखो हमारे पास है पार्टिसिपेटरी नोट। ओके, आगे चलते हैं। 68 68 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द लॉ द कंपनसेटर ऑफ फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। उसके बाद दूसरा कहता है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। अब किसी भी चीज को लोगों का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं हो सकता है। ठीक है, लोग अगर जाए तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक, तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, तुम किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते हो कि नहीं नहीं यहाँ की जनता को इसमें आना ही होगा, बड़ी मार खाओगे। ठीक है, दूसरा गलत हो जाता है, और जैसे दूसरा गलत होता है, ये गलत हो, ये गलत होता है, बचता है ओनली वन। ठीक है, उसके बाद आता है 69 इन इंडिया which of the following review which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity sector। ठीक है, कहता है इन इंडिया which of the following review the independent regulators। independent regulators को कौन देखता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। कहता है एडहॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, एडहॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। दूसरा कहता है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का इसमें क्या लेना देना, फाइनेंस कमीशन पैसे से देख रेख करेगा ना भाई, है? फाइनेंस कमीशन इनको टेली देखने, अरे टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक बार देखता कि जैसे किसका नाम, कौन से सेक्टर का रहता है जो पैसा ऊपर नीचे करता है, अभी मुझे उसका नाम ठीक नहीं हो रहा है। बहुत अभी था ना जियो पर जुर्माना ठोक रहा था, फिर जियो लोग अपना पैसा बढ़ा रहे थे, तो उसने गाइडलाइन जारी किया था एयरटेल को, वोडाफोन को, तुम लोग इतना पैसा भरो नहीं तो फिर अपना सर्विस बंद करो। क्या नाम, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं। खैर क्या कहता है फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा, जैसे 3 अगर गलत हो गया, तीसरा नंबर गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बचते हैं ए और डी। कहता है चौथा कहता है कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो फाइनेंशियल सेक्टर से भी इनका कुछ लेना देना नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनका फाइनेंशियल सेक्टर से कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और ना ही नीति आयोग क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, किसी पर नजर वजर नहीं रखता है। ठीक है, नीति आयोग प्लानिंग बनाता है, तो नीति आयोग भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे ये चौथा गलत होता है, चौथा या पांचवा गलत होता है, पांचवा गलत होने के साथ ये गलत हो जाता है और बचता है 1 है। ठीक है, 70 पे कहते हैं, 70 कहता है विथ रेफरेंस टू द इंडियाज 5 ईयर प्लान। अब जो पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग करने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जब 5 ईयर प्लान से आया, कहता है फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ठीक है, क्या कहता है, क्या कहता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट
towards substitution of basic and capital good industry, ठीक है, capital good industry, ओके। उसके बाद दूसरा कहता है the fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power, ठीक है। उसके बाद तीसरा कहता है कि इन द फिफ्थ 5-year, यानी हमें सेकंड 5-year, फोर्थ 5-year और फिफ्थ 5-year का कहता है फिफ्थ 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था, ठीक है, मतलब कि और पहले भी तू देखेगी तो सेकंड और थर्ड 5-year प्लान में तुझे फाइनेंशियल सेक्टर धीरे धीरे आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तीसरा वाला क्या है, गलत है, और तीसरा वाला गलत होने के साथ ये ऑप्शन हो जाता है, और इसमें पहला और जो दूसरा है वो सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। 71 कहता है कि विथ रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए बैंक का है, करंट अफेयर का है, कहता है कि AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस, ठीक है। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशन, तो ये बात सही है। AIIB में लगभग 90 मेंबर है, टोटल 90 मेंबर है, ठीक है, 90 मेंबर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, तो हो ही नहीं सकता। भारत के पास खुद के पास पैसा नहीं है तो दूसरे बैंक में क्या लार्जेस्ट शेयर खरीदेगा, तो इसका लार्जेस्ट शेयर है चाइना के पास। और जैसे दूसरा गलत होता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। अब बचता है तीसरा स्टेटमेंट, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एशिया के बाहर भी AIIB के मेंबर्स हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, और तीसरा गलत होता है तो क्या बचता है, ओनली 1, ठीक है, ओनली 1, ठीक है। आगे चलते हैं 72 कहता है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। ये भी करंट का टॉपिक था और इसका आंसर था बैंक बोर्ड कर रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं इसका, ये टू एम द फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट ऑफ ₹50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग, ठीक है। करंट का टॉपिक था तो इसमें डिस्कशन का कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है। 73 कहता है द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सेलेक्टेड बाई, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक के चेयरमैन को सिलेक्ट किया जाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक भी नहीं, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुनाई दे रहा है ना? हाँ। 74 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या यह फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है? इससे पहले और भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन 1 गलत है, और जैसे ऑप्शन 1 गलत होता है ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। 75 पे कहते हैं with reference to the communication technology, what are the differences between the LTE long term evolution and OLT? आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी आज लोग इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और OLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये भी करंट का ही टॉपिक था उस वक्त के, क्योंकि 3G 4G बहुत तेजी से आ रहा। तो देखते होगी LTE is a commonly market as a 3G and OLT is a commonly market as advanced 3G, ऐसा था क्या? नहीं, OLT तभी आया जब तेरा 4G आया, ठीक है। हाँ, OLT तब आया जब तेरा 4G आया। OLT क्या है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद कहता है LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड OLT इज द वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, तो ऐसा भी नहीं है, वॉइस ओनली नहीं। इसमें कैसा आता है, OLT के आने की वजह से तू
कभी कभी देखती थी कि तेरा नेट चल रहा होता था पहले, और जब किसी का कॉल आता था तो नेट बंद हो जाता था। ठीक है, जैसे अगर तूने नेट चालू किया है LTE के टाइम में, तो नेट चालू है, किसी का कॉल आएगा ना तो नेट बंद हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर तेरा नेट चालू है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है तो आते रहेगा। ठीक है, तू फोन पे बात कर रही है, बात कर सकती है वो वोल्टी के जरिए। तो ऐसा नहीं था कि वोल्टी का मतलब सिर्फ वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी था। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत था। इसमें ऑप्शन कैसे हो जाएगा, नाइदर वन और नाइदर टू। आगे चलते हैं 76, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, ये भी उस वक्त करंट में बहुत सा, क्योंकि कई बार जो विमेंस की प्रेगनेंसी का वीक था वो चेंज हुआ था, तो तूने न्यूज में सुना रहेगा। हाँ, तो कह रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं था कि डिलीवरी के 3 महीने पहले या डिलीवरी के 3 महीने बाद तक तुम्हें पोस्ट लीव मिलेगा। उसमें कहा गया था टोटल मिलाकर 26 वीक। ठीक है, 26 वीक तक तुम्हें पेड लीव मिलेगा। ठीक है, तो 26 वीक की बात कही गई थी, 26 वीक। ओके, उसके बाद कहता है इंटरप्राइजेस विथ क्रंचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रंचेस विजिट डेली। ठीक है, तो ये भी बात इसमें 6 नहीं, इसमें 4 की बात कही हुई थी। ठीक है, 4 की। और इसमें कहता है कि वुमेन विथ 2 चिल्ड्रेन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटल्ड। तो ऐसा भी नहीं था कि अगर 2 बच्चे हैं तो उन्हें कम जो कि चीजें कुछ भी मिलेंगी। इसमें था कि जैसे कि जो टाइम पीरियड मिलता था, नहीं, टाइम पीरियड कम मिलता था। हाँ, ये बात सही है, टाइम पीरियड में कम मिलता था। जैसे कि जो पहले अगर प्रेगनेंसी होती तो 26 वीक का तुमको छुट्टी मिलता था और उसका पेड लीव मिलता था। लेकिन अगर 2 बच्चे रहते थे तो 2 बच्चे के बाद अगर कोई बच्चा हो रहा था तो तुम्हें 12 वीक का जो है कि क्या मिलता था, छुट्टी मिलता था। इसमें टाइम कम मिलता था, मतलब कम पेड लीव दिया जाता था। तो इसमें ये तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, ओनली 3। ठीक है, ओनली 3। तो करंट का टॉपिक था, तो अभी ऐसा दोबारा थोड़ी पूछने वाला है, तो फिर बस एज इंफॉर्मेशन के बता रहा हूँ। 77 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स, नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, कहता है मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा कहता है पेइंग टैक्सेस। तीसरा कहता है रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, और चौथा कहता है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो इसमें उस वक्त के करंट से था, ये भी है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसमें वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहीं शामिल नहीं रहता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जजों का काम है या कोर्ट का काम है। ठीक है, बैंक का नहीं। मुझे कहता है 78 कहता है इन इंडिया extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? Extended producer responsibility कहता है कि पहला कहता है द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998। दूसरा कहता है द रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल्स 1999। द ईस्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 और द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। ठीक है, 2011। तो ये भी एक्चुअली में देखेगी तो करंट का ही टॉपिक है पूरा का पूरा, और इसका जो आंसर था वो सी था कि ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2011 एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, तो इसमें ये इंक्लूड किया गया। ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। कहता है 79 कहता है द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus, if any, paid to the farmer plus farmer के साथ साथ किसको दिया जाता है तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्यूरमेंट
इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस फॉर क्या लिखा है, गो डाउन 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 प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड चार्जेस फॉर गो डाउन। तो इसका जो आंसर कहता है कि देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। 80 की तरफ चलते हैं। कहता है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री which one of the following would be considered as a part of its social capital? सोशल कैपिटल किसे कहेंगे? ये कहता है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन, उसको सोशल कैपिटल कहेंगे। भारत में ही लिटरेटों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहता है द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, तो ये सोशल कैपिटल के पार्ट नहीं होते हैं कभी। दूसरा कहता है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, या चौथा कहता है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो सोशल कैपिटल किसे कहेंगे? अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट रहेगा, हार्मनी रहेगी, देश में दंगे फसाद नहीं होंगे, बिजनेस आसानी से होगी, ठीक है, ट्रेड बढ़ेगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा? द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। ठीक है, इसे हम किसी भी देश का सोशल कैपिटल कहते हैं। आगे चलते हैं 81 पर। 81 कहता है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ऐसा हो सकता है क्या कि हाई कोर्ट अगर मतलब कि कोई सेंट्रल ने कोई लॉ पास कर दिया और उसे हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड न बता सके? तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा कहता है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा भी हो सकता है क्या कि तुमने कोई अमेंडमेंट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता हो? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? बहुत एक्सट्रीम है, इसलिए दोनों ही गलत है और आंसर हो जाएगा नाइदर ए नाइदर टू। 82 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी exchange rates are calculated by the comparing the prices of the same basket of goods and services in the different country। ठीक है, पीपीपी को कैसे किया जाता है? परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है कि भाई हमारे देश में हम 1 लाख रुपए से कितना चीज खरीद सकते हैं और वही 1 लाख रुपए से दूसरे देश पे हम कितना चीज खरीद सकते हैं, उसी को तो परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं, है ना? तो वही कह रहा है परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड। यानी कोई जैसे मान ले अंडा ले लिया, अंडा, तो अंडा भारत में तू 10 रुपए में कितना अंडा खरीदेगी और वही 10 रुपए में तू वहां पर जो है यूएसए में कितना अंडा खरीदेगी। तो वही चीज कह रहा है कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री, है ना, अलग अलग देश में। परचेसिंग पावर पैरिटी समझ रहा है क्या तेरे को? तो हाँ ना बोलना कुछ। हाँ, ठीक है। दूसरा कहता है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो 6th नहीं, पीपीपी के मामले में हम लोग तीसरे पर है, 3rd पर है। और मैंने बताया था कि जब भी देश में दुनिया में कोई चीज बिकेगा तो हम तीसरे खरीदार होंगे। ठीक है, तो 6th नहीं, 6th में तो 6 और 5 पे हम लोग जीडीपी के मामले में आते हैं, है ना? तो ये तो इसमें क्या है? ओनली 1 सही है। 83 कहता है विथ रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये भी करंट से पूछा गया है, खरीफ क्रॉप से रिलेटेड है चीजें। कहता है कि एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट। उसके बाद कहता है कि एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड्स। तो नहीं भैया, ऑयल सीड का ज्यादा होता है। लोग ऑयल सीड जैसे देखिए कि सरसों वगैरह ज्यादा बोते हैं, ज्वार वगैरह कम बोया जाता है क्योंकि ज्वार वगैरह की मांग कम रहती है। लेकिन तेल का दाम आसमान छू रहा है, पकौड़ा तला नहीं जा रहा है। तो तेल के जो बीज होते हैं, चाहे वो
ये हो गए अलसी हो जाए या चाहे तेरा मस्टर्ड ऑयल हो जाए या सोयाबीन हो जाए, इन सबको बोना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है और दूसरा गलत होने की वजह से ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, हाँ ओके आगे चलते हैं। कहता है 84 पर 84 कहता है अमॉन्ग द एग्रीकल्चरल कमोडिटी इंपोर्टेड बाय द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर। क्या कहता है अमॉन्ग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया, अमॉन्ग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 सालों में भारत ने किस चीज को सबसे ज्यादा मंगवाया है। तो वह कह रहा है स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस या वेजिटेबल ऑयल। तो तुझे पता है हमेशा भारत ऑयल्स को बहुत इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो वेजिटेबल्स ऑयल। आगे कहता है कि 85 इन द कंटेस्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, आजादी ठीक है, हाँ तो कह रहा है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग पॉलिटी के हिसाब से तुम्हारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट लिबर्टी का डेफिनेशन क्या हुआ। कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स। टायरनी मतलब अत्याचार, ना लोगों जो पॉलिटिकल लीडर है उनके अत्याचार से हमारी सुरक्षा क्या हमारी लिबर्टी कहलाएगी। दूसरा कहता है अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी जो रुकावटें हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए, जो हमारे पर बाधाएं लगाई जाती हैं, रोका जाता है कि घूमो मत, उसे खत्म कर दो, ठीक है, खाओ मत, उसे खत्म कर दो। तो वही कह रहा है कि अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। तीसरा कहता है अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, ठीक है, क्या इसे तुम लिबर्टी कहोगे। या चौथा कहता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, क्या इसे तुम वो कहोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। अगर बाधाओं को रोक दिया जाए, ठीक है, जैसे जितनी आजादी लड़कों को दी जाती है उतनी आजादी लड़कियों को दिया जाए, तो जो देश है वो तेजी के साथ ग्रोथ करेगा, है कि नहीं। जैसे अगर हम देखते हैं कि लड़कों को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन लड़कियों को वही घर का काम करो, चूल्हा चौका करो, ये सब करो, उसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है। तो अगर ये चीजों को थोड़ा सा हटा दिया जाए, हमें भी उतनी ही आजादी दी जाए, ठीक है, पहले पढ़ाई को महत्व दो, उसके बाद जो भी दूसरा काम करना है कर लो जैसे लड़के करते हैं, तो देश आगे बढ़ेगा। तो हमारे लिए अगर हम कहें कि लिबर्टी का परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, तो अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। ओके आगे चलते हैं और समझते हैं 86 की तरफ। 86 कहता है which one of the following is not most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupees। slide ही है ना, हाँ कहता है which one of the following is not the most likely measure the government और RBI take to stop the slide of Indian rupees। कहता है curbing import of non-essential goods and promoting export, ठीक है। कहता है कर्बिंग मतलब कम करना, इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा कहता है कि इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, यानी कि बोरोवर्स जो ये होते हैं इंडियंस बोरोवर्स होते हैं, उनको कहो कि भैया ऐसे रूपी डोमिनेटेड मसाले बॉन्ड को क्रिएट करो, यानी अगर किसी को मसाला वगैरह चाहिए तो हमें ट्रेड रुपया में ही करना है, ठीक है। तीसरा कहता है ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और चौथा कहता है बोरोइंग मतलब लोन वोन। उसके बाद चौथा कहता है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जैसी मॉनेटरी पॉलिसी आता है इसमें चीजों के क्या कर दिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो चीजें बहुत कम होने लगती है। इसका था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक टू स्टॉप स्लाइड्स ऑफ इंडियन रूपी, मतलब कि अगर भारतीय रुपए का गिरावट हो रहा है तो आरबीआई इसमें से क्या स्टेप्स ले सकती है।
नहीं, ले सकती है ना कि नहीं ले सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 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 मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपीज। हाँ, नहीं लेना चाहिए उसे। तो भैया इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं लाना चाहिए। अगर रुपए की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, तो हमें रुपए को क्या करना पड़ेगा, उसकी चीजों को, जैसे कि तूने देखा होगा अभी के समय में, एकदम बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, जो रसिया है, रसिया के ऊपर सारे के सारे सैंक्शन लग गए थे, तो रसिया का जो रूबल था वो बहुत तेजी से गिर रहा था। तो रसिया ने क्या कहा कि अगर किसी भी यूरोपियन कंट्री को ट्रेड करना है तो तुम्हें रूबल में ही ट्रेड करना होगा, मैं डॉलर नहीं लूंगा, ठीक है, डॉलर नहीं लूंगा। तो यहाँ से जितनी चीजें हैं कि तुम इंपोर्ट को कम कर दो और एक्सपोर्ट को बढ़ा दो, ये बात सही है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम लोगों को बेचेंगे और देश में पैसा आएगा, और देश में पैसा आएगा तो हमारा रुपये का डिमांड बढ़ेगा। दूसरा कहता है कि इंकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स इशू रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, यानी कि अगर बोरोवर्स को कहो कि अगर तुम्हें मसाला तुमसे कोई खरीद रहा है या तुम कहीं बेच रहे हो, तो उससे कहो कि भैया हमें पेमेंट रुपए में ही चाहिए, तो इससे भी क्या होगा, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। कहता है ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, कि बाहर से दूसरे देशों से जो कमर्शियल बड़े बड़े कंपनियां हैं वो लोन ले सके, इसके लिए तुम क्या कर दो, रूल्स और रेगुलेशन को कम कर दो, तो उससे भी धीरे धीरे क्या होगा, देश में पैसा आएगा, ठीक है, देश में पैसा आएगा। लेकिन अगर तुमने मॉनेटरी पॉलिसी लागू कर दिया तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, लोग बोरो नहीं कर पाएंगे, पैसा घटने लगेगा और धीरे धीरे और रेट क्या हो जाएगी, हमारे नीचे आ जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं 87। 87 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव्स, ये भी किसे था, करंट अफेयर से था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटेड टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा पॉपुलरली नोन एज द डेटा दिक्कत 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 डेटा दिक्कत कमांड द कमांड दिक्कत 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 कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। इसका सीधा सीधा आंसर ले लो, इसका आंसर बने, ठीक है, ज्यादा पढ़ने का ऑप्शन नहीं। हाँ, करंट वाला। 88 कहता है which of the following adopted a law on data protection and privacy for the citizens known as the General Data Protection Regulation in April 2016 and start implementation of it from the May 2018। तो इसमें से पूछ रहा है कि भैया कौन, which of the following adopted the law data protection and privacy for its citizens known as the General Data Protection, कौन सा देश है। तो इसमें ये भी करंट अफेयर से ही था। तो इसमें जो यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन में याद रखना हमेशा जो डेटा को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यूरोपियन यूनियन से अगर डेटा रिलेटेड या रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर यूरोपियन यूनियन है तो आंख बंद करके मार देना, कोई दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग डेटा से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है, वहां के नियम कानून बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए। 89 चलते हैं। रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज द एक्शन प्लान फॉर द पोलराइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये भी करंट का टॉपिक था और ये रसिया के साथ साइन हुआ था। उसके बाद 90 देखते हैं। मोस्ट मनी मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा हुआ था, है ना। मनी मल्टीप्लायर मैंने बताया ना कि पैसा से पैसा बनाना, यानी इस 100 रुपए से 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, और मतलब ये पैसा कितनी बार घूम फिर के बैंक के अंदर आ रहा है, कितनी बार घूम फिर के बैंक के अंदर आ रहा है। और इसमें सेम यही सारी की सारी ऑप्शन थी। इसमें कहा हुआ था कि इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशियो, ये नहीं हो सकता है। इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, और ये ऑप्शन एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। 2021 में सेम टू सेम ये क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है। ये देख लेना 2021 का क्वेश्चन, शायद से अगर सेट ए रहेगा तो सेट ए का कुछ 12वां या 15वां क्वेश्चन रहेगा ये,
सेम टू सेम है, मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमिक इंक्रीज विद विच वाज द फॉलोइंग। तो मैंने बताया भी था कि लोगों को बैंक में जाने की आदत धरा दो, तो बैंक में जाएंगे तो पैसा धक्का जो पैसा बैंक से निकल रहा है बैंक में वापस आएगा, घूम फिर के वापस आएगा। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना, ठीक है, पैसे से पैसा कमाना। हाँ, किसी को लोन दे दो, फिर उस पर इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट पर और लोन दे दो, फिर उस पर भी इंटरेस्ट आएगा, फिर उससे जो इंटरेस्ट आया उसे लोन दे दो, तो तू उसी पैसे से पैसा क्या कर रही है, कमा रही है, वही होता है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। आगे चलते हैं 91 पर। 91 क्या कहता है? 91 कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर इंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट कहता है कि इन ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर होता है, तू देखो कि बड़ा सा भोकाल लेके लोग देखते रहते हैं, ऐसा बड़ा सा आंख में लगा लेते हैं और हु करते रहते हैं सब, ठीक है। हाँ, तो ऑगमेंटेड रियलिटी, अ स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ तू किसी दूसरी दुनिया में है, बट फिर भी फील तो होता है ना, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि हाँ तू सच में अवतार बन के कहीं और दूसरी दुनिया में चली गई है, ठीक है, पूरी तरीके से। हाँ, ठीक है, फिजिकली कट आउट नहीं हो जाते हम लोग, ठीक है। और जैसे पहला अगर गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बचेगा ये और सी। उसके बाद कहता है इसमें कि ये दूसरा तो ऑलरेडी गलत हो गया है, तीसरा भी गलत हो गया है, तो नहीं, वहाँ पहला गलत है, मतलब तीसरा की अभी पॉसिबिलिटी है ना, तीसरा चौथा पढ़ लेते हैं। दूसरा गलत हो गया, दूसरा में कहीं है नहीं अभी, या तो तीसरा चौथा में से चौथा कॉमन है, तो चौथा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, बरोबर। तीसरा कहता है AR या ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल्स टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी। सही बात है, तुम यहीं पर रह करके तुम्हारी जो देखने की कैपेबिलिटी रहती है ना, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ चीजें एकदम सही में हो रही है, मैं किसी को डिस्टर्ब मार रहा हूँ, ठीक है, वो सब दिखाई देता है थोड़ा बड़ा, ठीक है। अगर तूने देखा होगा तो ये सही है, ठीक है। अरे सही है तो मतलब क्या हो जाए, तीसरा और चौथा सही है, इतना क्लियर है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी, 3 और 4। उसके बाद 92 कहता है कि द वर्ल्ड डेनिसोवान, डेनिसोवान, ये भी करंट को अब इधर से सब करंट ही करंट है। डेनिसोवान है इज समटाइम्स मेंशन इन द मीडिया रेफर्स टू, तो जो डेनिसोवान था बेसिकली ये अर्ली ह्यूमन स्पीसीज मिली हुई थी, उसी को वो लोग ने बताया था। तो अगर 2020 में देखा होगा तो कई सारी खुदाई वगैरह हुई थी, तो अलग अलग जगह पर कंकाल मिले हुए थे, तो वही डेनिसोवान जो ये हुआ था बहुत पॉपुलर था, ठीक है, ह्यूमन स्पीसीज को लेकर के। 93 की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंटिस्ट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट। कहता है कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स can be created by joining segment of DNA taken from cells of different species, ठीक है, different species। तो कह रहा है कि नहीं किया जा सकता, तो तू किसी दूसरे का डीएनए लेकर के दूसरे मतलब एनिमल का डीएनए दूसरे एनिमल का मतलब कि एक डीएनए जैसे सुअर है और घोड़ा, इन दोनों का डीएनए मिक्स थोड़ी कर सकती है, मिक्स करके कोई तीसरा घोड़ा नहीं बना सकती है तू। हाँ, एक बार घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, इन लोगों का ब्रीड करवा सकती है, लेकिन पता चला कि घोड़ा है और सुअर है, दोनों को मिला करके तू बोली कि नहीं नहीं तीसरी प्रजाति होगी घोड़ा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये कह रहा है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट है। और उसके बाद कहता है कि पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, तो हाँ ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है पीसेस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन द लेबोरेटरी, नहीं ये नहीं हो सकता है, इसका आंसर ये है सी, ठीक है। कि जैसे कहता है कि किसी एनिमल का तू डीएनए निकाल, ठीक है, और उसे लेबोरेटरी में फिर उसी जानवर को बना दे, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि पीसेस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल
कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन अ लेबोरेटरी। तो अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम किसी जानवर का जो कि डीएनए लेकर के जो कि उसी का सेम टू सेम जानवर फिर से लेबोरेटरी में बना दे। अगर ऐसा होने लगे तो सोच, कोई इंसान मर रहा होगा, उसके अंदर का डीएनए ले लेगा और लेबोरेटरी में दूसरा इंसान बना देगा सेम टू सेम, है कि नहीं? कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, तो 93 का आंसर क्या है? सी। 93 का आंसर सी है। उसके बाद कहता है 94 कहता है 94 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो आजकल अभी भी ये तो बहुत फेमस है डिजिटल सिग्नेचर। कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। तो सही बात है कि जैसे होता है ना तेरा डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में तू अपने कोई भी डॉक्यूमेंट रखती है तो वेरीफाई करता है, तो तुझे कहीं पर भी अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। तू बाइक चला रही है, अपना लाइसेंस उसमें रख ले डिजी लॉकर में, बाइक कहीं पर पकड़ाती है तो तू दिखा सकती है और उसे गवर्नमेंट मानेगी। वही होता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। उसके बाद कहता है यूज्ड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर ऑन द इंटरनेट। ये भी बात सही है, क्योंकि तू अपना आधार कार्ड रखेगी तो भी तेरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उसमें दिखा सकता है, आधार कार्ड। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अनचेंज। तो ये भी बात सही है कि जब तेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा तभी तू उसमें वो चीजें रखेगी, क्योंकि वो डिजी लॉकर क्या करता है, तुझे हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है और एक ओटीपी भेजता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर तेरा मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर है तो तेरा ही है क्या, ऐसा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। हाँ, 95 कहता है 95 इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वेयरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय द वेयरेबल डिवाइस। कहता है वेयरेबल मतलब जो चीजों को हम पहनते हैं, जैसे घड़ी हो गया वेयरेबल हो गया, ठीक है, कोई पेंडेंट हो गया गले में पहनने वाला, तो उसको कहता है कि लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। हो सकता है भैया लोकेशन हम लोग ब्लूटूथ लगा देते हैं, या जो कि कोई भी जैसे हम लोग मोबाइल ही लेकर चलते हैं तो मोबाइल में जाते समय हमको हम कहाँ हैं हमारा लोकेशन आराम से पता चल जाता है गूगल मैप के जरिए, तो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। स्लीपिंग मॉनिटर अ पर्सन हो सकता है, जैसे बैंड आते हैं ना, बैंड एप्पल के हेल्थ बैंड आते हैं बहुत सारे, तो उसमें ये सब चीजें होती हैं। और कहता है असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। ठीक है, कि अगर सुनाई वगैरह नहीं दे रहा है तो उससे मशीन के जरिए भी कुछ चीजों को सुन सकती है, तो असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। ठीक है, यानी जो इंसान सुन नहीं सकता है उसे असिस्ट भी किया जा सकता है उसके जरिए, है। हाँ, तो सारी की सारी चीजें हो सकती है इसमें 95 में। नेक्स्ट चलते हैं 96 की तरफ। कहता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज साइंड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स। व्हाई 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 व्हाई? तो कहता है इसमें कि इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन स्लाइसिंग थेरेपीज। सही बात है, जीन को धीरे धीरे उसे ऊपर डाला गया है। इसके बाद कहता है इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हाँ, इसके लिए भी हो रहा है, ट्रीटमेंट के कैंसर के लिए भी आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल होता है। तीसरा कहता है इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थियरी। तो नहीं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थियरी नहीं होता भैया, हार्मोन बड़ी खतरनाक चीज होती है। हाँ, बहुत ही, हाँ, ठीक है, तीसरा नहीं है। और तीसरा चला गया तो ये चला जाएगा और बचेगा इसमें ए और डी। ए और डी में 1 2 इसमें है तो डी होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 97 कहता है रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है? एक कहता है हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड। दूसरा कहता है ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड। तीसरा कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ इंटर गैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू वार्म होल वाज कंफर्म्ड। या चौथा कहता है इट इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो इसमें जो है किसी भी चीज को पता करने के लिए कि कहीं पर ब्लैक होल मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, वो पता चलता है ग्रेविटेशनल वेव से।
और इससे ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड क्वेश्चन 2021 वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है, तो इसमें अर्थ ब्लैक होल कहीं पर मर्ज हुआ है, इसकी जानकारी से हमें क्या पता चलता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स इस यूनिवर्स में है, और ये पहले लोगों को पता नहीं थी। इसके बारे में प्रिडिक्ट किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, कि हाँ ग्रेविटेशनल वेव नाम की चीज होती है, और वो अब जाकर के लोगों को पता चल रही है कि हाँ अच्छा ऐसी ऐसी ग्रेविटेशनल वेव होता है। ठीक है, उसके होता है 98 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेन इन इंडिया। फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। अच्छा, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि कोई डिजीज हो गया तो बहुत सारी दवाई खाते हैं, फिर भी वो दवा उन पर काम नहीं करती है। वो जो भी पैथोजेंस होते हैं वो रजिस्टिविटी अपने आप मतलब कि ला देते हैं हर दवाइयों के ऊपर। तो वही कह रहा है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइक्रोबियल पैथोजेंस इंडिया में, उसकी क्या वजह है। कहता है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, लोगों में पहले से ही कोई जेनेटिक बीमारी है उसकी वजह से। ठीक है, या दूसरा कहता है टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ द एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीजेस। ठीक है, हो सकता है। और तीसरा कहता है कि यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे लाइव स्टॉक फार्मिंग वगैरह, जैसे कि खेतों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, या गाय भैंस को दूध निकालने में इस्तेमाल हो रहा है। इन सब चीजों में अगर धीरे धीरे ज्यादा इस्तेमाल होते रहेगा तो ये हमारे बॉडी में भी जाएगा, और बॉडी में अगर उससे रिलेटेड कोई पैथोजेंस आ जाता है तो हम जब वो दवा को खाएंगे तो वो दवा क्या होगा, उस पैथोजन पर काम नहीं करेगा। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा कहता है कि मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज इन सम पीपल, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चौथे से कोई लेना देना नहीं है, चौथा खत्म होता है, ये खत्म हो जाता है, और इसमें पहला भी नहीं है। ठीक है, पहला भी नहीं है, तो इसमें दूसरा और तीसरा आंसर सही। ठीक है, आगे चलते हैं। 99 कहता है कि व्हाट इज Cas9, Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। तो कहता है क्या ये मोलिकुलर सीजर्स यूज्ड इन द टारगेटेड जीन एडिशन है। हाँ, इसमें यही बात सही थी कि ये मोलिकुलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग में जिसका इस्तेमाल किया जाता था उसे Cas9 कहा जाता था। ठीक है, सीजर था एक तरीके का। उसके बाद कहते हैं सीजर प्रोटीन। 100 लास्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कहता है हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। तो जैसे HIV ट्रांसमिट होता है, हेपेटाइटिस बी भी ट्रांसमिट हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। दूसरा कहता है हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। तो नहीं, इसकी हेपेटाइटिस बी सी की जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी सी की वैक्सीनेशन है। तो नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट की बात कर रहा है ना, नॉट करेक्ट। तो ये है, इसमें ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब आंसर क्या है, बी है, आंसर बी है, और बाकी चीजें क्या है, सही है। ठीक है, बाकी चीजें सही है। बात समझ में आई? ओके, और इस तरीके से हमारा 2019 का जो पेपर सॉल्विंग है प्रीलिम्स का वो खत्म होता है। ठीक है, तो पेपर देखने का हमारा एक मकसद क्या रहता है कि हमें ये पता चल जाए कि अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को हमें अटेंड करना चाहिए। ठीक है, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। बात समझ में? ओके, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग 2018 का जो पेपर रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।